जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग आज भौतिक विज्ञान के सेकंड पार्ट का जो हमारे चैप्टर का नाम है प्रकाशिक यंत्र, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करना कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। फिर उसकी आवर्धन क्षमता के लिए हम सूत्र का निगमन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जो क्लास है वो आपके सामने है सूक्ष्मदर्शी। सवाल होता है कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता। तब विद्यार्थियों हम इसके बाद ज्ञात करेंगे कि जो भी हमारे पास दो सरल सूक्ष्मदर्शी एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, हम इसकी बारी बारी से आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। आज का वीडियो होगा विद्यार्थियों सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का फार्मूला, हम उसका निगमन करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें बताया गया है कि सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से पास स्थित किसी सूक्ष्म वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपका समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पे सारी बातें यहाँ पे पहले से लिख रखी हैं, जिससे कि कम समय लगे और आपको आसानी से नोट्स भी बनाने में आसानी हो जाए। तो विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर लिखा है कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो जवाब होगा कि सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। विद्यार्थियों, एक सरल शब्दों में छोटी सी बातों में हमने अपनी परिभाषा रखी है, जिसे हम कहते हैं कि अगर हमसे कोई पूछा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, तो उसके अंतर्गत हम जवाब देंगे कि सूक्ष्मदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से पास स्थित किसी सूक्ष्म वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। विद्यार्थियों, अगर सूक्ष्मदर्शी के प्रकार की बात की जाए तो सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार की होती हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आज विद्यार्थियों हम केवल इस वीडियो में केवल सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं और इसकी आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, और फिर इस आवर्धन क्षमता के लिए हम इस सरल सूक्ष्मदर्शी के सूत्र का निगमन करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने लिख रखा है सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी एक उत्तल लेंस होता है जो एक हैंडल फ्रेम में लगा होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी बना रखा है, यहाँ पर एक उत्तल लेंस होगा जो कि कम फोकस का होगा, और इसके सामने जैसे ही हम कोई वस्तु रखेंगे तो उसका एक बड़ा आकार हमें दिखाई देने लगेगा, जिसे हम कहते हैं कि यह सरल सूक्ष्मदर्शी है, जिसे हम किसी भी फ्रेम में स्टैंड के साथ में हम उसको सेट कर देते हैं। आवर्धन क्षमता जो होती है वो हमने लिख रखा है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरित कोण, जिसे हम बीटा कहते हैं, और तथा बस द्वारा नेत्र पर आंतरित कोण, जिसे हम अल्फा कहते हैं, के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। यम से प्रदर्शित करने का मतलब है कि यहाँ पे हमने आवर्धन क्षमता का फार्मूला भी लिख दिया है कि आवर्धन क्षमता यानी यम बराबर प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरित कोण बटे में बस द्वारा नेत्र पर आंतरित कोण, जिसे हम अगर चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं यम बराबर अल्फ़ा बटे बीटा बटे अल्फ़ा। इस तरह से हम इसी फार्मूले के मदद से हम ये ज्ञात करेंगे कि इस सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र का निगमन। अब विद्यार्थियों, हम इसको यहाँ से हटाते हैं और फिर आपको बताएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का निगमन किस तरह से किया जाता है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले क्योंकि आपको आवर्धन का फार्मूला पता है, क्योंकि आवर्धन किसी भी सरल सूक्ष्मदर्शी के जो आवर्धन का फार्मूला होता है वो होता है यम बराबर बीटा बटे अल्फ़ा। यहाँ पर हमने दिया है कि हम यहाँ लिखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का व्यंजक किस तरह से हम प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम निगमन करेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हम जानते हैं कि आवर्धन बराबर होता है यम बराबर बीटा बटे अल्फ़ा। अब विद्यार्थियों, क्योंकि हमने यहाँ पर चित्र पहले से बना रखा है अपना समय बचाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस है जो कि कम फोकस का है। इसके सामने एक वस्तु ए बी रखी गई है और उस वस्तु
के सामने यहाँ पर उसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है, या इसको A1 और B1 भी कह सकते हैं, यानी ए डैश और बी डैश एक प्रतिबिंब बन रहा है जो कि इस उत्तल लेंस से d दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इस वस्तु के इस प्रतिबिंब के द्वारा इस नेत्र पर आंतरिक कोण जो बन रहा है वो बीटा बन रहा है, और इस को अगर हम इसी वस्तु के बराबर अगर हम दूरी लाएं और यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर ला करके बनाए हुए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा वस्तु के बराबर A2 और B1, ये वस्तु के बराबर होगी। इसलिए यहाँ से जो किरण जा रही है ये इस केंद्र पर यानी वस्तु के नेत्र पर आंतरिक कोण अल्फा होगा। इसलिए हमारा जो हो जाएगा m बराबर बीटा बटे अल्फा, क्योंकि आप आवर्धन छात्र बराबर जानते हैं कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण बटे में वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण, जिसे हम बीटा बटे अल्फा कहते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यदि बीटा और अल्फा का मान बहुत सूक्ष्म हो तब हम यहाँ पर बीटा को लिख सकते हैं tan बीटा, अल्फ़ा को लिख सकते हैं tan अल्फ़ा। इसलिए जहाँ बीटा है वहाँ पे हम tan बीटा रख लेंगे और जहाँ पर अल्फ़ा है वहाँ पे हम tan अल्फ़ा रख लेंगे। तब हमारे पास आ जाएगा tan बीटा, यहाँ पर लिख लेंगे हम tan बीटा बटे में tan अल्फ़ा। अब विद्यार्थियों क्योंकि हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में tan का मान जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, तो इसलिए हम अगर यहाँ पर बीटा की बात करें तो बीटा हमारे पास जो मौजूद है वो त्रिभुज ABO में होगा। इसलिए tan बीटा के लिए अगर हम देखें तो त्रिभुज हमारे पास बन रहा है ABO में, तो इसके आधार पर अगर हम tan बीटा का मान निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। तो इस त्रिभुज ABO के लिए लंब का काम करेगा AB और आधार का काम करेगा OB। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे AB बटे OB। अब इसी तरह से अगर हम tan अल्फ़ा के लिए निकालें तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फ़ा बराबर, क्योंकि त्रिभुज जो बन रहा है वो बन रहा है A2 B1 और O, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा के लिए त्रिभुज A2 B1 O में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे, तो लंब यहाँ पर है क्या A2 B1 और बटे में B1 O। तो इस तरह से विद्यार्थियों हमें tan अल्फ़ा और बीटा का मान प्राप्त हो गया है, और इसी tan अल्फ़ा और बीटा का मान हम ले चल के रख देंगे यहाँ पर। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें तो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखने का मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा m बराबर tan बीटा की जगह पे हम लिख लेंगे tan बीटा का मान। तो यहाँ पर आपके पास है AB बटे में OB, फिर बटे में अल्फ़ा का मान हमारे पास है A2 B1 फिर B1 O। अब विद्यार्थियों इसको यदि हम पलट के लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर AB बटे में OB और गुणे में B1 O बटे में A2 B1। अब क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर AB के बराबर ही A2 B1 है, अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये A2 यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB बराबर A2 B1, क्योंकि हमने इसी के समांतर में ये रेखा खींच करके यहाँ तक लाए हैं। तो जो बस हमारे पास AB है उसी AB के बराबर ही A2 B1 होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया A2 B1। तो जहाँ पर A2 B1 है वहाँ पर हम रख सकते हैं AB। तो इसका मतलब हो जाएगा कि m बराबर हमारे पास हो जाएगा AB OB। अब यहाँ पर गुणे हैं और फिर यहाँ पे हो जाएगा B1 O, और जहाँ पर A2 B1 है वहाँ पर हम AB रख सकते हैं, या A2 B1 की जगह पे हम रखेंगे AB, क्योंकि AB के बराबर ही तो A2 B1 है। तो जहाँ A2 B1 है वहाँ पे हम रख देंगे AB। इस AB से इस AB को काट दो, फिर यहाँ पे आ जाएगा B1 O बटे में OB। अब विद्यार्थियों आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो B1 O है, अगर इस B1 से
ओ की बीच की दूरी को देखें तो ये हमारी प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को हम डी से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये लेंस के बाईं साइड में है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं m बराबर माइनस डी। उसी तरह से OB की बात करें तो OB है बस की दूरी जो कि बाईं तरफ है, जिसे हम U कहेंगे, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस U। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी m बराबर अब आपका आ जाएगा D बटा U। ये बन जाता है आपका समीकरण 2। विद्यार्थियों इस तरह स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद फिर हम थोड़ा सा यहाँ से हटाएंगे, फिर जगह खाली करेंगे। तो विद्यार्थियों यहाँ से अगर हम अब इसको यहाँ से हटा दें तब आप देखिएगा कि किस तरह से हम m और d, m का मान यानी आवर्धन का मान हम प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हमारे पास है m बराबर d बटा u। अब यहाँ से हम लगाएंगे स्थिति। स्थिति का मतलब है कि स्थिति नंबर एक क्या है कि जब वस्तु अस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर हो, अस्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, तो लेंस के सूत्र से हम जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। अब विद्यार्थियों यहाँ पर अगर हम v की बात करें तो प्रतिबिंब हमारे पास देखें, यहाँ से प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बन रहा है d पे, तो इसलिए यहाँ पर हम रखेंगे इसको d और फिर वो भी माइनस में। अगर u की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है प्रतिबिंब वो आ रहा है u का, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/f बराबर 1/v और v का मान हमारे पास d है, यहाँ पर हम रख लेंगे माइनस और फिर माइनस में u है तो u को मान रख लेंगे हम माइनस u में। तो अब यहाँ से 1/f बराबर में 1/-d, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 1/u। विद्यार्थियों यहाँ हम सभी पदों में d से गुणा करा देते हैं, तो d से गुणा कराने पर हम लिखेंगे यहाँ पर d से गुणा कराने पर, तो d से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d गुणे 1/f, यहाँ पर गुणा कराएंगे तो d गुणे 1/-d और प्लस में d से गुणा करा रहे हैं इसलिए हो जाएगा d गुणे 1/u। अब विद्यार्थियों ये d से d कट जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा d/f बराबर में यहाँ -1 बचेगा और यहाँ बच रहा है d/u। विद्यार्थियों -1 को इधर यदि हम कर दें तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा d+f, d/f प्लस में 1 बराबर में हम यहाँ लिखेंगे d/u। क्योंकि विद्यार्थियों हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 से अगर हम बात करें तो हमारे पास है m बराबर d/u। तो जहाँ पर d/u है वहाँ पे हम m रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम समीकरण 2 से मान रखने पर, तो अब जहाँ पे d/u है वहाँ पे हम रख सकते हैं m, इसलिए हमारे पास यहाँ m आ जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा d/f प्लस में 1। इस तरह से विद्यार्थियों ये हमें मान प्राप्त होता है जबकि प्रतिबिंब जो वस्तु रखा हुआ अस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर रखा हो, तब किसी भी सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है उसका मान होता है d/f प्लस 1। अब विद्यार्थियों अगर हम ये कह दें कि प्रतिबिंब जो है वो अस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तब प्रतिबिंब जो बनेगा वह वस्तु के दूरी पर, वस्तु के फोकस के बराबर ही होगा। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ लिखें स्थिति नंबर 2, जब वस्तु अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनेगी, यानी u बराबर f हो जाएगा। तो इसलिए हम इसकी जगह पर रख सकते हैं m बराबर
D/F ये विद्यार्थियों निकल करके आया आवर्धन जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो, और ये स्थिति निकल करके आई जबकि वस्तु स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने सरल सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन क्षमता का मान निकालने का फार्मूला प्राप्त किया है। विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद।